सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आपको रिकॉल करा दें। हमने उसमें पदार्थ के कणों की विशेषताएं पढ़ी थी, पदार्थ के कणों की विशेषताएं पढ़ी थी, पदार्थ के कणों की 5 विशेषताएं पढ़ी थी। टोटल कितनी पढ़ी थी? 5 पढ़ी थी। उन पांचों को हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखा भी था, जाना भी था कि क्या है वो विशेषताएं। 3 धमाकेदार प्रैक्टिकल किए थे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में। आज के लेक्चर में भी प्रैक्टिकल होंगे। आप बस जुड़े रहिए, प्रैक्टिकल देखते रहिए, समझते रहिए और अपनी जर्नी को आसान बनाते रहिए। चले आइए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना लेक्चर नंबर 3। उसी के आगे जो हम लोगों ने कल प्रैक्टिकल किए थे उसी के आगे है ये हमारा क्या नेक्स्ट एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्या है क्वेश्चन? ठोस, द्रव तथा गैस के 2 उदाहरण लिखने हैं। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ठोस, द्रव और गैस के कोई 2 उदाहरण लिखो। मुझे आप सभी बच्चों पर इतना विश्वास है कि आप सभी लिख देंगे। 2 क्या आप हजारों लिख देंगे ठोस पे, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर भी लिख दिए ठोस, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गई, मतलब जिसे आसानी से दबाया नहीं जा सके। अभी हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में आके, लेकिन अभी आपको पता तो पहले ही से होगा, बेसिक है ये। ठोस क्या होता है? जिसे हम लोग आसानी से दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, डस्टर हो गया, पेन हो गया, ये सब क्या हमारे ठोस ही तो हैं। द्रव, द्रव के 2 उदाहरण लिखने हैं। द्रव क्या होते हैं? जो बह सके, जिनमें तरलता का गुण होता है। तो क्या हो सकता है? पानी बह सकता है, यानी कि द्रव है। पेट्रोल द्रव है, दूध द्रव है, यानी बहुत सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? गैस। गैस के 2 उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आपको 2 ही लिखने के लिए बोला है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो आप जानते ही होंगे, आप ले रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के आप जिंदा कैसे रह सकते हैं। तो क्या हो गया? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हमसे 2 उदाहरण का आता, हमने 2 उदाहरण लिख दिए इस क्वेश्चन में। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आइए इसी के आगे ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन लेते हुए आएंगे। आपको कहीं नहीं लगेगा कि हाँ केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हमें पता ही नहीं चल रहा है किस टाइप के आते हैं। तो आपके बीच में इस टाइप से क्वेश्चन भी लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन ये था, सिंपल था, आएगा कर लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक हमारी हेडिंग है विषरण। क्या हेडिंग? विषरण। अब ये क्या होता है विषरण? पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे फिर उसके बाद समझ जाएंगे क्या होता है। किसी पदार्थ के कणों का अपने आप दूसरे पदार्थ के कणों में घुलना ही क्या होता है? विषरण होता है। मतलब ये कह रहा है किसी पदार्थ के कणों का, ये कह रहा है कोई पदार्थ होगा, उसके जो कण होंगे वो किसी दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिल जाए, मतलब अपने आप मिल जाए, आपको मिलाने की कोई जरूरत ना पड़े। मतलब किसी पदार्थ के जो कण है, कोई एक पदार्थ होगा, उसके जो कण होंगे वो किसी दूसरे पदार्थ के कणों में जाकर स्वयं मिल जाए, खुद मिल जाए, आपको ना मिलाना पड़े, वही क्या कहलाएगा? विषरण कहलाएगा। इसकी एक और डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशन मैंने लेके आया हूं, अपनी लैंग्वेज में है। मैंने बहुत कोशिश की आपको जो भी अच्छी लगे, फर्स्ट वाली सेकंड वाली जो भी आपको अच्छे से याद हो सके, आप रिकॉल कर सकें, अच्छे टाइम तक याद रख सकें, वो आप याद कर लेना। दूसरी क्या देखो और लिखी हुई है पेपर में, आपको एक ही लिख के आनी चाहिए, क्या हो चाहिए क्या जो आपके लिए आसान हो। 2 अलग अलग पदार्थों के कणों का, 2 अलग अलग पदार्थ के कणों का अपने आप मिलना ही विषरण कहलाता है। यानी कि 2 अलग अलग पदार्थ हैं, 2 अलग अलग पदार्थ हैं, एक पदार्थ इस हाथ में रखा, एक पदार्थ इस हाथ में रखा, दोनों अलग अलग पदार्थों के कणों का आपस में मिलना ही क्या कहलाएगा? विषरण कहलाएगा। कोई समस्या इसमें नहीं ना। 2 अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना ही विषरण कहलाता है। आपने कल वाले लेक्चर में देखा होगा, जब मैंने गिलास के अंदर पानी लिया था, गिलास के अंदर पानी लिया था, उसके अंदर स्याही डाली थी, स्याही डाली थी, यानी कि हमने क्या किया, मेरे पास 2 पदार्थ थे, एक जल के रूप में, एक स्याही के रूप में, लेकिन मैंने क्या किया, स्याही को उठाया था तब जल के अंदर डाला था। ऐसा तो था नहीं कि मैंने गिलास एक तरफ भर के रख दिया था जल से और दूसरी तरफ स्याही रख दी थी, ऑटोमेटिक उठे और एक दूसरे में मिल गए। ऐसा हुआ था क्या? नहीं ना, अपने आप नहीं मिले थे, मैंने मिलाया था, मैंने तो मिलाया था ना। इस वाली डेफिनेशन में क्या हो रहा है? इसमें बार बार ये आ रहा है अपने आप दूसरे पदार्थ के कणों में घुलना ही,
यानी कि अपने आप घुलेगा, आपको घुलने की जरूरत नहीं है, ना घुलाने की जरूरत है, वो खुद ही घुलेगा अपने आप। तो ये तो लिखा हुआ है दो अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप मिलना ही मिश्रण कहलाता है। अरे सर ये क्या बात हो गई, अगर हम जब तक मिलाएंगे ही नहीं तब तक वो मिलेगी कैसे? सर पानी में अगर हम नमक घोलेंगे, जब तक हम नमक नहीं डालेंगे, हिलाएंगे नहीं, कैसे घुलेगा? मिश्रण कैसे कहलाएगा सर? अपने आप कैसे घुल जाएगा? तो सुनो, रुको, पेशेंस, देखें, एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगरबत्ती की सुगंध के कणों का अपने आप ही हवा में फैल जाना। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या हो गया, अगरबत्ती की सुगंध का अपने आप कमरे में फैल जाना। अब देखो क्या है, जला लेते हैं अगरबत्ती, क्या करते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं। मिश्रण समझा दें आपको, ये मैंने क्या किया, जला लिया, धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप देख रहे हैं ना, काला काला धुआं सा जो निकल रहा है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन के रूप में। ठीक है, अब इससे मैंने क्या करा, बुझा लेते हैं। अब मैंने क्या किया, जब इस अगरबत्ती को मैंने जला लिया, अब इस पदार्थ के, ये भी एक पदार्थ ही है, कुछ द्रव्यमान जगह भी घेरेगी तो ये पदार्थ है। अब इसके कण क्या होंगे, पूरे हवा में फैल जाएंगे भाई, तभी तो हमें सुगंध मिल जाती है। हम इस कोने में बैठे, चाहे उस कोने में बैठे, चाहे सामने वाले कोने में बैठे, कहीं भी बैठे, हमें इसके कण क्या होंगे, सब जगह फैले हुए नजर आएंगे, फैले हुए हमें, इसीलिए हमें सुगंध पता चल जाती है। तो इससे क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या, मैंने इस हवा को ले जाके उस कोने में डाला, तू जा उस कोने में, तू उस कोने में, ऐसा कुछ किया नहीं किया ना, बस इसे जलाया, एक जगह स्टैंड में लगा दिया। अब ये क्या होगा, इसके कण ऑटोमेटिक पूरे कमरे में फैल जाएंगे, इसके कण ऑटोमेटिक पूरे कमरे में फैल जाएंगे, ये मिश्रण कहलाएगा। क्या मैंने क्या बोला, इस अगरबत्ती को जो कण है, जलाने पे जो कण निकल रही है, आप धुएं के रूप में जो कण देख रहे हैं, ये कण क्या हो रहा है, पूरे कमरे में ऑटोमेटिक फैल रहे हैं, हर कोने में जाके फैल रही है। हमें ऐसे फैलाना पड़ रहा है, ले तू आ मेरी मुट्ठी में, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, ऐसा करना पड़ रहा है, नहीं ना, ये ऑटोमेटिक इसके कण पूरे कमरे में फैल रहे हैं। यही क्या है, मिश्रण है। समझ में आया मिश्रण? आगे बढ़े, गॉट इट, समझ गए क्या हुआ, इसके कण पूरे कमरे में अपने आप फैल रहे हैं, क्या हो गया, मिश्रण कहला दिया। ऐसा तो है नहीं, या तू रुक, तेरी सुगंध कि मेरी मम्मी के पास जाएगी, नहीं, तेरी सुगंध मैंने भगवान के लिए जलाई है, क्या भगवान सुनेंगे, मेरे भाई के नाक में जा रहा होगा, नहीं नहीं, ये तू क्यों जा रहा नाक के अंदर, इधर सुन, मैंने तो भगवान के लिए जलाई है, तू भगवान के पास जा, ऐसा करता है ना, नहीं होता ना। हमने क्या किया, बस स्टैंड में लगा के रख दी। अब इसके कण पूरे कमरे में ऑटोमेटिक फैलेंगे, खुद फैलेंगे, अपने आप फैलेंगे, क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, इसे लगा देते हैं। अब देखो इधर, हमने मिश्रण की परिभाषा समझ ली, अच्छे से याद भी कर ली, आप कभी भूलेंगे नहीं। प्रैक्टिकल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके सामने आप जब देख देख के सीखेंगे ना, सुन के देख कर सीखेंगे ना, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और काफी लंबे समय तक आप सीखे रहेंगे। इसलिए हम आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं, हर एक प्रैक्टिकल। अब सुनो इधर, परिभाषा पढ़ ली, दोनों में से जो सरल हो वो पेपर में लिख के आना। उसके बाद एग्जाम्पल दे, एक और एग्जाम्पल दे रखा है, क्या दे रखा, एसी वाले कमरे का गेट, एसी वाले कमरे का गेट खोलते ही गर्म हवा का अंदर आना। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कई जगह पे एसियां चलती हैं, कई घरों में एसियां चलती हैं, तो देखा होगा एसी वाला कमरा अंदर से बहुत ठंड होती है, ठंडक सा महसूस होता है अंदर। लेकिन जब एसी वाले कमरे से हम लोग जैसे बाहर निकलते हैं और जैसे हम गेट खोलते हैं, हमने क्या किया, गेट खोला, जो बाहर गर्म हवा है वो एकदम से अंदर आ जाएगी, बाहर वाली हवा अंदर आ गई, अंदर वाली जो हवा है ठंडी ठंडी वो बाहर चली गई। तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक हुआ, खुद मिला, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में ऑटोमेटिक मिला, हमें को मिलाने की जरूरत पड़ी नहीं ना। हमने गेट खोला, ये बोला उससे, ये रुक, गर्म हवा, ठंडी हवा को पहले निकल जाने दी, फिर बाद में आइए 13 नंबर बाद में, ऐसा कुछ बोला नहीं ना। बस मैंने गेट खोला, गर्म हवा अंदर, ठंडी बाहर, क्या हुआ, आपस में मिल गए, ठंडी हवा गर्म हवा के पास गई, गर्म हवा ठंडी हवा के पास आई, मिलना मिलाना हो गया, क्या हो गया, मिश्रण हो गया, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस गेट खोला, ऑटोमेटिक दोनों आपस में मिल गए, क्या हो गया, मिश्रण हो गया। यानी कि जहां दो पदार्थों के कण
जहां दो पदार्थों के कण अपने आप एक दूसरे में मिल जाए विषण कहलाएगा। आज के बाद भूल जा तो बता देना। मैं विषण क्या है, आंख बंद करके भी कोई पूछे तो बता देना। कहना क्या कि दो पदार्थों के कण आपस में मिल जाए, दो पदार्थों के कण आपस में मिल जाए, स्वयं मिल जाए, क्या कहलाएगा, विषण कहलाएगा। समझ में आ गया? उसे एग्जांपल बता देना। जैसे अगरबत्ती को जलाया तो इसके जो कण थे इस हवा के जो कणों में अपने आप मिल गए, हमने नहीं मिलाया कि चम्मच लाए और मिला दिया पूरे में कि भाई रुक जाए तेरा धुआं पूरे कमरे में फैला दे तब जलियो आगे, ऐसा किया नहीं ना। ऐसी एसी वाले कमरे में, भाई एसी वाले कमरे में ठंडक अच्छी थी, हमने जैसे गेट खोला अंदर की ठंडी हवा बाहर चली गई, बाहर की गर्म हवा अंदर आ गई, दोनों आपस में मिल गए, मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। और क्या हो सकता है, हम लोग परफ्यूम वगैरह सेंट वगैरह यूज करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, यूज करते हैं, सेंट वगैरह डालते हैं, तो क्या होता है उसके भी कण तो पूरे कमरे में ऑटोमेटिक फैल जाते हैं। हम क्या स्प्रे करके पूरे कमरे में फैलाते हैं, ये हाथों से ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, क्या नहीं ना चम्मच से चलाते हैं, ऑटोमेटिक वो क्या होते हैं पूरे कमरे में उसके कण फैल जाते हैं। यही हमारा क्या है, मिश्रण है। आज के बाद मिश्रण भूल जाना तो बता देना, ठीक है। आ गया ना, एक बार देख लो आप ये क्या लिखा हुआ है, एक बार आप देख लो इसे और फिर आगे चलते हैं। मिश्रण समझ में आ गया, मिश्रण आ गया समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है ससंजन बल। ससंजन बल, अब ये बल क्या होता है, चलिए आइए देख लेते हैं ये ससंजन बल क्या होता है। क्या लिखा हुआ है, पदार्थ के कणों के मध्य, हमने पहले ही पढ़ रखा है जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। तो ये लिखा है पदार्थ के कणों के मध्य, मध्य मतलब बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। मतलब ससंजन बल क्या हो गया, पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। मतलब हमने क्या देखा, पहले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जो पदार्थ बना होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। मान लो दो कण है मेरे पास, कोई पदार्थ है उसके मैंने दो कण ले लिए, एक ये वाला कण है और दूसरा ये वाला कण है, ये दो कण है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं, मतलब ये वाला कण इसे अपनी ओर खींच रहा है, ये वाला कण इसे अपनी ओर खींच रहा है, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचने को क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। मतलब ये अपनी ओर खींच रहा है और ये अपनी ओर खींच रहा है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, मतलब एक दूसरे को खींचने वाला बल, तो इसे आकर्षण बल कहते हैं। अब यही आकर्षण बल हमारा क्या होगा, ससंजन बल होगा। मतलब पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, ससंजन बल क्या बल कहते हैं। मतलब पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य अगर आकर्षण बल लग रहा है तो वो कौन सा बल कहलाएगा, ससंजन बल कहलाएगा। आकर्षण बल क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ससंजन बल क्या होता है, उस आकर्षण बल को ही ससंजन बल कहते हैं, उस आकर्षण बल को ही ससंजन बल कहते हैं। आकर्षण बल क्या, जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचे, आकर्षण बल क्या, जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचे, इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। अब आकर्षण बल का और एग्जांपल अगर गहराई में जाए तो और अच्छे से देख सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, मेले में जाते हैं या बाजार मार्केट जाते हैं तो कोई चीज उनकी पसंद के सामने आ जाती है, उनकी आंख, मम्मी के साथ जा रहे हैं, पापा के साथ जा रहे हैं, अगर उन्हें कोई चीज अच्छी दिख गई उनकी आंखों के सामने, बच्चे हर चीज पसंद करते हैं, लेकिन कोई टॉय वगैरह कोई उन्हें उनके मन का दिख गया, अब उन्हें आगे भले ही ले जाओ उस दुकान से, लेकिन उनकी निगाहें कहाँ रहेंगी, पीछे। क्यों, क्योंकि उनका आकर्षण उधर लेके जा रहा है, उस खिलौने की तरफ लेके जा रहा है। जैसे आप लोगों के साथ क्या होता होगा, कभी कोई शर्ट अच्छी देख लिया, कोई ड्रेस अच्छी देख लिया आपने, कभी मार्केट जा रहे हो, मार्केट जाते जाते आपकी किसी शॉप की दुकान पर नजर पड़ गई आपकी, उस पे इतनी बेहतरीन सी ड्रेस लगी थी, मन था कि बस अभी पहनने से, तो अब आप ले तो नहीं सकते, अभी आप आगे बढ़ गए, लेकिन अब आपकी निगाहें उधर ही हैं, उसी शॉप वाले पे हैं, मन में लड्डू फूट रहा है कि कैसे भी ड्रेस आ जाए मेरे ऊपर, है ना। तो वो क्या है, आकर्षण वाले, जो आपकी इच्छा उस ड्रेस को लेकर है, तो ये क्या है, आपको उधर खींच रही है ना, उस ड्रेस की ओर खींच रही है, तो ये क्या है, आकर्षण बल है। बस यही था हमारा। ससंजन बल क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के जो कण हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल कहलाता है। मैंने क्या बोला, इसी आकर्षण बल को ससंजन बल कह रहे हैं। मतलब पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही ससंजन बल कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है मेरा, RSKI, जानते हैं
एक और इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन क्या है देख लेते हैं। पदार्थ की कणों के मध्य, यानी कि जो पदार्थ बना होता है कणों से मिलता है, उन कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का क्रम क्या है, यानी कि किस क्रम में किस सीक्वेंस में ये होते हैं वो हम लोग देखेंगे। कौन? आकर्षण बल किसके बीच में? पदार्थ के कणों के मध्य, यानी कि जो पदार्थ के कण हैं उनके मध्य आकर्षण बल कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो चीज देखने जा रहे हैं। तो क्या? ठोस, द्रव और गैस, यही तीन अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। ये तीन भौतिक अवस्थाएं यही तीन होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस अभी हम लोग पढ़ के भी आ चुके हैं, ठीक है। ठोस का अगर हम लोग संरचना बनाएं, ठोस की संरचना बनाएं, अगर ठोस को हम लोग ऐसे दिखाएं, ये द्रव के हमने कण बना लिए, ये गैस के कण बना लिए। अब आप देख रहे हो ठोस के कण बहुत पास हैं, बहुत पास हैं, एक दूसरे से चिपके हुए। द्रव के कण थोड़े दूर हैं, ठोस से थोड़े दूर है, लेकिन गैस से पास हैं। यानी कि जो द्रव के कण हैं वो ठोस से तो थोड़े दूर हैं, ठोस के कण है ना बहुत पास है, लेकिन द्रव के क्या है? ठोस से के कणों से थोड़े दूर हैं, लेकिन गैस के कणों से थोड़े पास हैं। लेकिन गैस के तो कण एक दूसरे से कोई मेलजोल नहीं, दुश्मन वाले एक दूसरे से भाग रहे हैं दूर, ठीक है। तो अब हमने क्या देख रहा है? हम ये देख रहे थे पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का क्रम, मतलब कौन से ठोस, द्रव, गैस में इनमें से, इन तीनों में से किसके कण एक दूसरे को अपनी ओर ज्यादा खींच रहे हैं। ठोस, द्रव, गैस में से किसके कण एक दूसरे को सबसे ज्यादा खींच रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की क्या कहलाता है? आकर्षण बल। हम लोग आकर्षण बल का क्रम देख रहे हैं, तो आकर्षण बल क्या होगा? जो एक दूसरे को सबसे ज्यादा खींचे, तो सबसे ज्यादा किसके कण खींच रहे हैं एक दूसरे को? ठोस के। ठोस के कण एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे। दोस्ती इतनी अच्छी है कि तोड़ने ही नहीं दे रहे। कुछ भी हो जाए दोस्ती नहीं टूटेगी, कुछ भी हो जाए ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे हम, ठीक है। द्रव, द्रव ठीक है, हाथ मिला के चलेंगे, लेकिन जहां तक मुसीबत आएगी वहीं हम पीछे हट जाएंगे। भाग गई दोस्ती, हो गए दोस्ती यारी। तो द्रव के कण ऐसे हैं, यानी कि इसके कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, लेकिन इतनी जल्द नहीं। अगर कोई आ गया, किसी ने अगर कोई मुसीबत आ गई तो ये अलग अलग हो जाएंगे। इनके तो पहले ही अलग है, ये तो दुश्मनी है, इनकी तो कहानी ही अलग है। दोस्त ना रहा है ना, इनकी कहानी ही अलग है। तो इनकी कण तो बहुत दूर है। तो हमने क्या देखा? अगर आपसे पूछ लिया जाए ठोस, द्रव और गैस में आकर्षण बल का क्रम बताओ, तो आप देख ही रहे हैं ठोस के कण बहुत पास है, मतलब आकर्षण बल ज्यादा है। ठोस में आकर्षण बल ज्यादा होता है, द्रव में उसकी अपेक्षा कम होता है, और गैस में तो सबसे कम ही होता है। क्यों? क्योंकि इसके कण एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, बहुत दूर भाग रहे हैं, एक इधर मुंह करे हुए, एक उधर मुंह करे हुए, तो इसके कण एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं रहे, तो आकर्षण बल क्या हो गया? सबसे कम हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले ठोस, द्रव और गैस में किसके आकर्षण बल, किसके कणों में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ठोस। ठोस, द्रव तथा गैस के कणों में सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है? तो गैस में, ठीक है। तो दो ही क्वेश्चन बनेंगे यहां से, तो मैंने बता दिए। तो याद रखिए इस क्रम को, अगर आकर्षण बल का क्रम पूछ ले तो बता देना ठोस के कण में आकर्षण बल ज्यादा होता है, द्रव के कणों में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, और गैस में तो सबसे ही कम होता है, ना कि समान होता है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन याद रखना। एक क्वेश्चन हमारा आया, ठंडे जल की अपेक्षा, मतलब जो ठंडा पानी होता है, ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में चीनी आसानी से घुल जाती है, कारण स्पष्ट करो। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, हम ठंडे पानी में चीनी घोल रहे हैं, ठंडा पानी लिया एक गिलास में गर्म पानी लिया, चीनी ठंडे पानी में सबसे पहले घुलेगी, गर्म पानी में। हमें पता है गर्म पानी में क्या होगा, जल्दी से आसानी से घुल जाएगी, ठंडे पानी में थोड़ा टाइम लगता है। कारण क्या? अभी हमने 2 दिन पहले देखा था, लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा ही था ये कि ठंडे पानी में था, जिस कारण हमें टाइम लग रहा था। अगर यही हल्का सा गुनगुना होता, चीनी आसानी से घुल जाती है। आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, गर्मी के दिन में आप शिकंजी वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो क्या होता है, हमें ठंडा पानी होता है तो चलाने में दिक्कत आती है। तभी मम्मी बोलती है कि नहीं, पहले सादा पानी में चीनी घोल लो, क्योंकि उसका टेम्परेचर ठंडे की अपेक्षा थोड़ा गर्म होता है, तो उसमें आसानी से घुल जाती है। कभी आप ट्राई करना, अब जैसे गर्मी आ रही है तब आप ट्राई करना, ठंडा पानी ले लेना, एक तरफ गर्म पानी ले लेना, आप देखेंगे ठंडे पानी में चीनी बहुत मुश्किल से घुल रही है, टाइम लग रहा है, लेकिन गर्म में हिलाना भी नहीं ज्यादा पड़ रहा और अपने हाथ घुल जा रही है। तो उसका कारण बताना, क्या कारण है
वैसे तो आप कारण बता सकते हो ये लॉजिकली, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, सुनो। ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में चीनी आसानी से घुल जाती है, मतलब गर्म पानी में चीनी आसानी से घुल जाएगी। कारण क्योंकि पानी को गर्म करने पर, जैसे हमने पानी गर्म किया, मतलब हमने जैसे ही पानी गर्म किया तो उसके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। मतलब जैसे ही हमने पानी को गर्म किया, ये पानी है, इसके कण है, तो ये अब इस मान लो यही तो द्रव है, इसी को हम गर्म कर रहे हैं। अब गर्म कर रहे हैं तो उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल लगना था, अब वो क्या हो गया, और कम हो गया। पहले ही कण था, ये और कम हो गया। मतलब अब इसके दो कण यहाँ ले गए, मतलब दो कण पहले ये थे जब गर्म नहीं किया था, जब गर्म नहीं किया, लेकिन जब गर्म कर दिया तो इनके बीच का दोबारा से देखें, मतलब पहले केस समझे। कंडीशन नंबर 1 मैंने क्या किया, जब पानी को गर्म नहीं किया तब इनके कणों के बीच आकर्षण, जे इसे अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, आकर्षण बल ये था। लेकिन जैसे ही मैंने पानी को गर्म किया तो पानी के जो कण थे अब उनके बीच में आकर्षण बल कम हो गया। भाई अब ये दूर दूर हो गए, तो ये वाला कण इससे खींच पाएगा लेकिन उतनी ताकत से नहीं, ये वाला भी कण इसे खींच पाएगा लेकिन उतनी ताकत से नहीं जितने से पहले खींच रहा था। तो खींचेंगे तो एक दूसरे को, लेकिन बहुत कम ताकत के साथ। तो क्या हुआ, उसके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम हो गया। जैसे ही हमने गर्म किया पानी को तो क्या हुआ, जो पानी के जो कण थे उनके बीच आकर्षण बल हमारा कैसे हो गया, कम हो गया। जिस कारण क्या हुआ, उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब कणों के बीच की क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। मतलब क्या है, अब ये जैसे दूर दूर हो गए कण, अब दूर दूर हो गए, गर्म है तो ये क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। इधर भागेगा वो उधर भागेगा, जिसके कारण क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिस कारण उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे चीनी के संपर्क में ज्यादा बार आते हैं। मतलब आपने क्या किया, गर्म पानी करने जा रहे हैं, क्या किया, गिलास में कोई भी एक पॉट ले लो, कोई भी बर्तन ले लो जिसमें आपने चीनी डाल रखी है, और उसे आप गैस पर चढ़ा दो और गैस ऑन कर दो। अब आपने क्या किया, जैसे जैसे पानी हीट होगा, पानी गर्म होगा, उस कारण क्या होगा, जो जल है ना उसके कणों के बीच क्या होगा, जो जल के जो कण है उनके जो बीच लग रहा था आकर्षण बल, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो जल के कण है वो दूर दूर भागने लगेंगे। क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। आपने जैसे गैस ऑन करी तो पानी का टेम्परेचर क्या हुआ, ज्यादा होने लगा। मतलब जो जल के कण थे अब वो दूर दूर भागने लगे। क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि आकर्षण बल कम हो गया, जिस कारण वो दूर दूर भाग रहे हैं। अब गैस ऑन है तो वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। नीचे पड़ी हुई है चीनी, नीचे क्या पड़ी हुई है, बर्तन में नीचे चीनी पड़ी हुई है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कण बार बार इधर उधर टकरा रहे, बार बार चीनी से भिड़ रहे, बार बार आपस में भिड़ रहे, बार बार चीनी से भिड़ रहे, इधर उधर टकराते हो, बार बार चीनी से टकरा रहे। तो चीनी का जो पीस पड़े हुए, जो कण पड़े हुए चीनी के, बार बार उससे अगर जल के कण टकराएंगे तो वो क्या होगा, घुलने लगी चीनी। यही कारण होता है। अब देख लो, आगे पढ़ लो, जिस कारण उसके कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब कणों में जो जल के कण थे वो गति करने लगे। जैसे ही आपने गर्म किया तो उसके कण क्या करने लगे, गति करने लगे। तो जो नीचे चीनी पड़ी थी बार बार उससे टकरा रहे थे, और भी चीनी के संपर्क में ज्यादा बार आते हैं, जिससे चीनी तेजी से घुलती है। अब वो जो जल के कण थे वो बार बार तेज गति कर रहे, बार बार उसी से टकरा रहे, तो क्या होगा, चीनी घुलने लगी। यही कारण है कि गर्म जल में चीनी आसानी से घुल जाती है, ठंडे जल में चीनी आसानी से नहीं घुलती है। क्योंकि हमने देखा भी है, ठंडे पानी में चीनी घोलोगे, आपने ठंडा गिलास, अब प्रैक्टिकल सोच देखो, इमेजिन करके देखो, ठंडा एक गिलास में ठंडा पानी लेना, उसमें चीनी डालना और चम्मच से चलाना, टाइम लगेगा। क्यों, जो जल के कण है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षण बल से एक दूसरे को खींच रहे हैं। आकर्षण बल अभी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि पानी अभी ठंडा है, तो आकर्षण बल ज्यादा है, तो गतिज ऊर्जा करेंगे नहीं, मतलब हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और हमारे फोर्स लगाने के बाद भी वो इतनी आसानी से नहीं घुलना है। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि गर्म पानी में चीनी आसानी से घुल जाती है ठंडे पानी के अपेक्षा। तो अब इससे गर्मी में जब शरबत बनाना तो गर्म पानी हल्का सा गुनगुना पानी कर लेना। अब ऐसा नहीं कि एक गिलास शरबत बना रहे हो तो एक गिलास ही गर्म कर लिया,
नहीं पागल, एक कप, एक आधा कप चीनी, जितने में चीनी बस आसानी से घुल जाए, आधा कप पानी लेना, उसमें चीनी, बस आधा कप पानी लिया, गर्म कर लिया, उसमें चीनी घोल ली, और जितना शरबत बनाना है 1 गिलास, वो ठंडा पानी लेना है। बस 1 कप गर्म पानी इसलिए लेना है जिसमें आप चीनी आसानी से घोल पाए। चंद क्षण में आप शरबत पी जाएंगे, ना तो घंटन मिलाती रह जाओगे, यार घुल ही ना रे, घुल ही ना रे, हाथों दर्द करने लगेंगे, चक्कर आने लगेंगे। चीनी को तुम्हें ना है, तुम तो नालायक हो, चीनी को चक्कर आने लगेंगे। तो भी आसानी से बोलना है, तो इस बार पानी को गर्म कर लेना, ज़्यादा नहीं, आधा कप, ज़्यादा तो ठंडा पानी रखना है। और बच जाए जो इतना बचेगा ना आधा कप, जिसमें आपने वो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, 1 गिलास तो आपने ठंडा लिया, इतना मेरे पास ले आना, ठीक है, हम पी जाएंगे, ठीक है ना। चलो एक बार देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है, एक इंजेक्शन है आपके लिए, डरना नहीं है, भागना नहीं है, ले लेते हैं। क्या है, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा का क्रम, मतलब अब हम देखने जा रहे हैं जो पदार्थ के कण हैं उनमें जो गतिज ऊर्जा का है उसका क्रम क्या है। पदार्थ के कणों में जो गतिज ऊर्जा होती है उसका क्रम क्या है। अभी हमने किसका क्रम पढ़ा था इससे पहले, आकर्षण बल का पढ़ा था। ठोस, द्रव और गैस के जो कणों के बीच जो आकर्षण बल था उसका क्रम पढ़ा था। सबसे ज्यादा किसमें था आकर्षण बल, ठोस के कणों में, उससे कम द्रव के कणों में था, सबसे कम क्या था, गैस के कणों में। गैस के कण कैसे थे, आवारा थे, एक इधर घूम रहा है, एक उधर घूम रहा है, एक उधर घूम रहा है, तो क्या था, आकर्षण बल का क्रम था। लेकिन ये क्रम किसका है, गतिज ऊर्जा का क्रम है। क्या है, गैस के जो कण हैं उसमें गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। भाई गैस के कण है वो गति सबसे ज्यादा ही तो कर रहे हैं, तभी तो इधर उधर भाग रहे हैं। तो गैस के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, द्रव में उससे कम, और ठोस में सबसे कम। ठोस में सबसे कम क्यों थी, ठोस के कण इतने चिपके हुए एक दूसरे से कहां गति कर पाएंगे, जब गति नहीं कर पाएंगे तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। क्यों, गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, मतलब गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ठोस के कण इतने पास पास चिपके हुए, बहुत पास पास, अभी हमने फिगर बनाया भी था, आपने देखा था, जो ठोस के कण थे बिल्कुल चिपके हुए थे, चिपके हुए थे तो गति नहीं कर पाएंगे, गति नहीं कर पाएंगे तो गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो ठोस के कणों में गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत गति कर सकते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जगह मिलती है तो ज्यादा गति कर पाएंगे। भाई आपको अगर ज्यादा जगह पे दौड़ने को मिल जाए तो आप ज्यादा जब दौड़ पाएंगे, और कम जगह मिलेगी आपसे क्या दौड़, कितना दौड़ लोगे, तो क्या होगा, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा, द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा उससे कम, और ठोस के कणों में बिल्कुल ही ना के समान। ठोस के कण कर ही नहीं पाएंगे गति, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कण निरंतर गतिशील रहते हैं, कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ये हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ के आए हैं, हम लोगों ने 3-4 प्रैक्टिकल किए थे। एक ग्लास में जल लिया तो उसमें स्याही डाली थी, तो स्याही क्या की थी, ऑटोमेटिक पूरे जल में घुल गई थी, यानी कि स्याही के जो कण थे वो गति कर रहे थे, ये हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने अगरबत्ती जलाई थी, उसके कण पूरे कमरे में फैल गए थे, यानी कि उससे भी हमें पता चला जो कण है वो निरंतर गतिशील है। परफ्यूम किया था, इत्र डाला था, सेंट डाला था, उसके कण भी क्या थे, पूरे कमरे में फैल गए थे। मतलब हमें ये वहाँ प्रैक्टिकल से ये समझ में आ गया था जो पदार्थ के कण है गतिशील होते हैं। ये हम लोग वहाँ भी पढ़ के आए, जो विशेषताएं थी पदार्थ के कणों की, जो विशेषताएं थी उसी में से तो 5 पॉइंट में से एक पॉइंट है, उसी को तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा था। तो क्या लिखा, कण निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब कण जो है वो लगातार चलते रहते हैं, तथा यह गति जो कण चल रहे हैं ना, यह गति तापमान पर निर्भर करती है। मतलब यह तापमान पर डिपेंड करेगी, ये कितनी तेज गति करेंगे, कितनी धीमी करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तापमान पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा, कण निरंतर गतिशील है, कण निरंतर गतिशील है, जो पदार्थ के कण वो निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन ये चल रहे हैं ना, जो ये गति कर रहे हैं ना, वो किस पे निर्भर कर रही है, वो तापमान पर निर्भर कर रही है। मतलब तापमान ज्यादा होगा तो ज्यादा गति करेंगे, तापमान कम होगा तो कम गति करेंगे, ना होगा तो क्या होगा, ये आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये गति किस पर निर्भर कर रही है, तापमान पर निर्भर कर रही है, अर्थात कणों के अंदर गतिज ऊर्जा होती है। हमें ये बात तो समझ में आ गई, जो कण है, पदार्थ के जो कण है उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि गति करने की ऊर्जा होती है, यानी कि जो पदार्थ के कण है वो गति कर सकते हैं। भाई गतिमान है
पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं। अब गतिशील होते हैं तो कणों के अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, तभी तो गति कर पा रहे हैं। तो ये देखो पदार्थ के कणों के अंदर गतिज ऊर्जा होती है तथा ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। ये मैंने गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है तापमान की, गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है तापमान की। गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, अभी बता चुके हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। भूलोगे तो नहीं, कहीं नोट डाउन साइड से करके लिख लो। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा रेस हो रही होती है, दौड़ते हुए आते हैं और फिनिश लाइन से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, क्यों, इसी गतिज ऊर्जा के कारण। क्योंकि गति के कारण क्या हुई, थोड़ी ऊर्जा मिली, ऊर्जा की वजह से फिनिश लाइन से आगे निकल गए। जबकि हमें फिनिश लाइन पे फिनिश करना था, वही फिनिश लाइन जो होती है वहीं हमें फिनिश करना था, लेकिन जो गति कर रहे थे ना उसके कारण जो उत्पन्न ऊर्जा उस कारण हम आगे थोड़ा निकल गए। तो ये क्या गतिज ऊर्जा है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है तापमान की। क्या लिखा हुआ, गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है किसके, तापमान के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अनुक्रमानुपाती है किसके, टेम्परेचर की। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, समझा दो। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तापमान को बढ़ाएंगे हमारी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हमारी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। समझ में आया, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को घटाएंगे गतिज ऊर्जा भी घट जाएगी। टेम्परेचर कम गतिज ऊर्जा कम, टेम्परेचर ज्यादा गतिज ऊर्जा भी ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि ये तो एक दूसरे के कैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये निशान याद रखना किसका होता है, अनुक्रमानुपाती का होता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, समानुपाती। दोनों में से आप कोई भी बोलो, गतिज ऊर्जा समानुपाती है तापमान की, गतिज ऊर्जा समानुपाती है तापमान के, या गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है तापमान की। इसे इस निशान को अनुक्रमानुपाती बोलो या समानुपाती बोलो, बात एक ही है क्या इसका मतलब होता क्या, अभी बता चुके हैं। एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा, एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब अभी यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, यानी कि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो रही थी, हमारी बढ़ रही थी। मतलब एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ेगा, या एक के घटने पर दूसरा भी घटेगा। मतलब हमने टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को कम किया तो क्या कम होगी, गतिज ऊर्जा भी कम होगी। टेम्परेचर कम हुआ तो गतिज ऊर्जा भी हमारी कम होगी। ये होता है। एक और निशान होता है, इसे और एग्जांपल से समझा दें। जैसे समझो आप अनुक्रमानुपाती को, जैसे आप ज्यादा पढ़ोगे पढ़ाई, और एक तरफ लिख लो अंक, ठीक है, मार्क्स मतलब। अब समझिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा, पढ़ाई अनुक्रमानुपाती है किसके, अंक के, मतलब मार्क्स के। आप जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे, जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे आपके, उतने ज्यादा आपके अंक आएंगे। मतलब पढ़ाई अनुक्रमानुपाती है किसके, अंक के। पढ़ाई ज्यादा अंक ज्यादा, अंक ज्यादा मतलब पढ़ाई ज्यादा, अंक कम मतलब पढ़ाई कम करी होगी आपने। पढ़ाई अगर कम करोगे तो नंबर भी कम आएंगे। तो समझ में आया अनुक्रमानुपाती क्या होता है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक पहला भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आज के लिए क्लास में इतना ही, टाटा बाय बाय।